मुझे क्या लगता है कि शायद माँ बाप को सबसे बुरी यही बात लगती होगी जब कोई उन्हें बताए आप जिस तरह से बच्चों को बड़ा कर रहे हैं ना, इसमें प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं है, राइट? भाई बात बच्चों के माँ बाप को अच्छी लगे या बुरी, लेकिन ज़रूरी है तो करनी तो पड़ेगी। अब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो एक दूसरे से कदम मिलाकर चलें। दफ्तर हो या किचन, एक दूसरे का बराबरी से हाथ बटाएं, एक दूसरे को बराबर इंसान समझें, एक दूसरे के दुख सुख को उनके जेंडर के दायरे में रखकर नहीं बल्कि एक इंसान की नज़र से देखें। लेकिन ये सब करें कैसे जब बचपन से ही उन्हें कुछ और सिखाया जाता है? एक बार मेरे बेटे को किसी रिलेटिव ने कहा कि रोना बंद करो, लड़की हो। कौन बच्चा रोता नहीं है अगर उसे चोट लगे तो। अराउंड 3 साल की उम्र में जब वो प्री स्कूल जाने लगा तो एक दिन घर आके उसने कहा कि मुझे ना अपनी सारी पिंक चीजें फेंकनी पड़ेंगी क्योंकि वो गर्ल्स का कलर है, और मम्मी आप ब्लू मत पहना करो क्योंकि वो बॉयज का कलर। You're listening to BBC Podcast, Drama Queen. नज़रें चुरा चुके boy, अब नज़रें मेरा ये देखी। हमारे यहाँ कहाँ बताया जाता है कि लड़का हो या लड़की सब रो सकते हैं, खाना खाकर प्लेट उठाना सिर्फ लड़कियों का काम नहीं है। कहाँ बताया जाता है कि तुम्हारा जेंडर कुछ भी हो, तुम कुछ भी बन सकते हो। खाना पकाना सिर्फ औरतों का काम नहीं है। कमाने के लिए कोई भी घर से बाहर जा सकता है। नज़ाकत किसी में भी हो सकती है और दोनों पार्टनर्स में से मजबूत कोई भी हो सकता है, वो लड़का हो या लड़की, मर्द हो या औरत। मैं हूँ समरा फातिमा। आज ड्रामा क्वीन के इस एपिसोड में हम इन्हीं बातों पर गौर करेंगे कि एक कामयाब, एक बेहतर, एक खुशहाल ज़िंदगी के लिए बच्चों को जेंडर स्टीरियोटाइप से आज़ाद रखकर कैसे बड़ा किया जाए। आज के इस एपिसोड में आप सुनेंगे दिल्ली बेस्ड एक माँ ऋतु वैष्णव को। ऋतु को जब खुद इन चैलेंजेस का सामना हुआ तो उन्होंने बच्चों के लिए किताब ही लिख डाली, पिंक एंड ब्लू, और इस तरह शुरू हुई जेंडर स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करने के खिलाफ उनकी और बच्चों की एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी। और जैसा आप जानते हैं कि हम हर एपिसोड में इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह की सिचुएशंस पर गौर करते हैं विद एक्सपर्ट्स फ्रॉम बोथ साइड्स। मेरे साथ हैं लाहौर बेस्ड एक फैमिली थेरेपिस्ट एंड चाइल्ड साइकोलॉजी एक्सपर्ट दाहीम दीन। वेलकम बोथ। थैंक यू। हाय समरा। हेलो हेलो। आप लोग दोनों इतना सारा इन चीज़ों में काम कर रही हैं। दाहिम मुझे बता रही थी कि एज अ फैमिली थेरेपिस्ट उनके पास बहुत सारे इस तरह की भी सिचुएशंस आती हैं, इस तरह के मैटर्स आते हैं जिसमें बच्चों से भी उन्हें डील करना पड़ता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखती हैं जो वो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी। एंड ऋतु ऑफ कोर्स, ऋतु ऑल्सो गोज़ टू स्कूल्स, बहुत सारी वर्कशॉप, और ऋतु ने मुझे इतनी अच्छी इतनी इंटरेस्टिंग बातें बताई कि बच्चे क्या क्या उनसे कहते हैं और उससे हमें अपने बारे में, अपनी स्टाइल ऑफ अपब्रिंगिंग के बारे में बहुत कुछ समझ में आता है। ऋतु, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ये किताब जो आपने लिखी पिंक एंड ब्लू, क्यों इतनी ज़रूरत आपको पड़ी कि अगर ये चीज़ नहीं है तो मैं खुद कर डालूंगी? समरा, जेंडर स्टीरियोटाइप्स किसी ना किसी शेप और फॉर्म में हमारे आड़े आते रहते हैं और उनसे जूझना पड़ता है, ये तो मुझे पता था। लेकिन ये कितनी जल्दी शुरू हो जाते हैं ये मुझे मेरे बेटे के होने के बाद पता चला। तो बच्चे के होने से पहले ही आप कुछ भी उनके लिए अगर शॉपिंग करने जाते हैं, लड़के लड़कियों की चीजों के रंग अलग हैं, कपड़ों पे तस्वीरें और मैसेजिंग अलग है, टॉयज के सेक्शन अलग अलग हैं। बेटे के लिए अगर आपको किचन सेट लेना है तो वो आपको गर्ल सेक्शन में जाना पड़ता है। थोड़ा बोलने और समझने लगते हैं बच्चे तो कुछ कुछ लोग उन्हें कह जाते हैं। एक बार मेरे बेटे को किसी रिलेटिव ने कहा कि रोना बंद करो, लड़की होगी। तो इन सब चीजों से इरिटेशन तो बिल्डअप हो रही थी। हाँ, कौन बच्चा रोता नहीं है अगर उसे चोट लगे तो? 2 साल का 3 साल का ऐसा कौन सा बच्चा होता होगा जो नहीं रोता होगा, राइट? तो लेकिन इमीडिएट ट्रिगर ये था कि अराउंड 3 साल की उम्र में जब वो प्री स्कूल जाने लगा तो एक दिन घर आके उसने कहा कि मुझे ना अपनी सारी पिंक चीजें फेंकनी पड़ेंगी क्योंकि वो गर्ल्स का कलर है, और मम्मी आप ब्लू मत पहना करो क्योंकि वो बॉयज का कलर। तो तब मुझे लगा कि अब इस बारे में बात करनी पड़ेगी। तो मैंने ये कोशिश करी कि मैं कोई ऐसी किताब ढूंढूं जिससे मुझे हेल्प मिले उससे ये सब चीजें समझाने में, लेकिन मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिला नहीं। तो फिर वो सारी बातें और वो सिचुएशंस जो मेरा बेटा या उसकी एज के और बच्चे अपने आसपास एक्सपीरियंस करते हैं, देख सकते हैं, उनको मैंने एक किताब में डाला, उन्हें काउंटर करते हुए ये किताब लिखी। बट हाउ अमेजिंग, एक माँ के दिल से निकली हुई किताब है। आपने एक बात ये कही ऋतु कि कितनी अर्ली एज में जो है इस तरह की बातें होने लगती है और हम बच्चों के दिमाग में डालने लगते हैं। दहीम,
एज एन एक्सपर्ट व्हाट कैन यू टेल अस, बच्चे किस एज से एक्चुअली एनवायरनमेंट से ये सब चीज़ें पिक करना शुरू कर देते हैं और सीखना शुरू कर देते हैं और उनके अंदर ये सब बातें जज्ब होनी शुरू हो जाती हैं? समरा, बच्चे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बर्थ ऑनवर्ड्स, बच्चा Really? जो है, जी बिल्कुल, आप इस तरह देखो कि आपको नजर आएगा जब उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी, लैंग्वेज बेसिकली किक इन करेगी, तो तब आपको ये चीज बज़ाहिर नजर आएगी, मगर उससे पहले वो सेंसरी वाइज आंख कान से तो वो एब्जॉर्ब कर रहा है, वो सुन रहा है, वो देख रहा है। क्योंकि बच्चे पैदा होते हैं तो उनका सबसे पहले मोड ऑफ लर्निंग क्या है? सेंसेशन। 1.5 साल का बच्चा बोल भी रहा होता है, इतनी उसकी लैंग्वेज कॉग्निशन डेवलप नहीं होती, इसलिए आर्टिकुलेशन नहीं होती है, बट द लर्निंग स्टार्ट्स द मिनट द चाइल्ड इज बॉर्न। वैसे भी 7 साल में पर्सनैलिटी जो है डेवलपमेंट हो जाती है, आपके स्टीरियोटाइप्स भी इनग्रेन हो जाते हैं। सिमटे से दायरों को चल, क्यों ना बढ़ा के देखें, तन्हा सफर की बोझ को मिलकर उठा के देखें। 19वीं सदी के आगाज में लड़कियों के लिए अक्सर ब्लू और लड़कों के लिए पिंक कलर का इस्तेमाल होता था। जी हाँ, आजकल के नॉर्म्स के हिसाब से बिल्कुल उल्टा, और इसकी डिफरेंट वजूहात बताई जाती हैं। एक ख्याल ये भी है कि नीली आंखों को खूबसूरती से जोड़कर देखा जाता था, इसलिए उसे लड़कियों का कलर माना गया, और भूरी आंखों को रुआब के लिए, तो ब्राउन के क्लोज पिंक को उस तरह से समझा गया और पिंक कलर का इंतखाब लड़कों के लिए हुआ। लेकिन फिर 1940s तक आते आते गुलाबी को लाल और लाल को रोमांस के साथ जोड़कर देखा जाने लगा। जाहिर है रोमांस और नज़ाकत और ख़ूबसूरती की तवक्को तो लड़कियों से की जाती रही है, और नीला रंग दे दिया गया इस तरह लड़कों को। ये भी कहा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने इन कलर्स को फ्लिप किया अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। फिर 1960s ऑनवर्ड्स जो चक्कर शुरू हुआ जेंडर स्पेसिफिक खिलौनों, कपड़ों, और अब तो जेंडर रिवील पार्टीज़ का भी एक ट्रेंड है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को और क्या चाहिए? आप ओकेजन्स और जेंडर्स को रंगों में बांध कर उनके पीछे पीछे भागते रहिए, उनकी दुकान चलती रहेगी। फिर किसे इस बात की परवाह होगी कि यही कलर्स यानी पिंक एंड ब्लू बच्चों में जेंडर स्टीरियोटाइप्स की बुनियाद को पुख्ता कर रहे हैं। जब हम दो बच्चों को उनके जिन्स की बुनियाद पर, उनके जेंडर की बुनियाद पर अलग अलग नज़र से देखने लगते हैं, वहीं से हम उनके दरमियान फ़र्क करने की तरफ अनजाने में ही पहला कदम उठा लेते हैं। रितु, आप अपनी किताब के सिलसिले में स्कूल जाती हैं, बहुत सारे बच्चों से आपका इंटरेक्शन होता है। आई रियली वांट टू नो, इतने छोटे छोटे बच्चे, उनके साथ जब आप वर्कशॉप्स करती हैं वो क्या बातें करते हैं? समझा, वो बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत मजेदार बातें करते हैं। I'm sure, yeah. जब हम स्कूल जाते हैं तो टीचर्स का भी ये परसेप्शन होता है कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स जैसा जो एक सब्जेक्ट है बच्चों के लिए बहुत हेवी टॉपिक है, जो शायद उनकी समझ के बाहर हो। हाँ. शायद वो ये टर्म नहीं समझते, लेकिन ये कॉन्सेप्ट वो बहुत अच्छे से समझते हैं। तो हम यूजुअली एक बड़े सिंपल से सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं कि एक चीज आप ऐसी बताएं जो आपको लगता है सिर्फ लड़के करते हैं या सिर्फ लड़कियां करती हैं, या एक चीज जो सिर्फ लड़के पसंद करते हैं या सिर्फ लड़कियां पसंद करती हैं, सिर्फ। और उनको एक नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट दी जाती है जिसमें मैं उनसे कहती हूँ कुछ भी बोल सकते हैं, कोई रॉन्ग आंसर नहीं। तो उसके बाद जो आंसर्स निकल के आने शुरू होते हैं, आपके पास कुछ यूजुअल रिस्पॉन्सेज आते हैं। लड़के स्ट्रांग होते हैं, तेज भागते हैं, कार से खेलते हैं, सुपर हीरो से खेलते हैं, रोते नहीं है, एंड देन वी टॉक अबाउट इट। हमेशा हर क्लास में ऐसे लड़के होते हैं जब हम पूछते हैं जो ये बोलते हैं कि हाँ मैं रोता हूँ, मुझे चोट लगी थी, मैं रोया था, मेरे पापा रोए थे, जो पिंक पसंद करते हैं, जो बोलते हैं मेरे पापा के पास पिंक शर्ट है, या मेरे पापा खाना बनाते हैं। तो हम अपने आसपास से सीखते हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइप सबके लिए ट्रू नहीं होते। और फिर हम कुछ पिक्चर्स देखते हैं रियल लाइफ रोल मॉडल्स की जो स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं, और बच्चे अपने घर के बारे में भी बहुत कुछ बातें करते हैं। तो आई थिंक इट इज एवरी class is a learning experience for the teachers also. It's a learning experience for me also कि क्या क्या stereotypes 6 साल 7 साल की उम्र में ऑलरेडी उनके दिमाग में घर कर चुके हैं। और जब वो देखते हैं अपने आसपास कि अरे मुझे लगा कि पिंक सिर्फ लड़कियों का कलर है, लेकिन मेरी ही क्लास के 5 बॉयज बोल रहे हैं कि वो पिंक पसंद करते हैं, you can see in their eyes that at that moment their mindset has changed.
लेकिन एक बात बताइए, एज पेरेंट बहुत से लोगों में ये एक डर भी हो सकता है कि अगर हम बचपन से बच्चों को ये डिफ्रेंसिएशन नहीं सिखाएंगे कि लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़के ऐसे होते हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब बहुत से पेरेंट्स पे ये भी डर हो सकता है कि भाई ये क्या आप लड़कियों की जैसे लड़कों को पाल रहे हैं या लड़कों की तरह लड़कियों को पाल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो सेक्सुअलिटी वाइज वो कंफ्यूज हो जाए। डू यू थिंक कि ये डर ठीक है पेरेंट्स में? नहीं, जायज़ है? एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि जो जेंडर आइडेंटिटी है इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेक्सुअलिटी। जेंडर रोल जो है ना वो यूर सोशलाइज्ड इनटू दैट, and sexuality is something who you are attracted to, and that is something you're born with. उस पर एनवायरनमेंट का असर नहीं होता, वो आप उस चीज के साथ पैदा होते हैं, राइट? आप उसके साथ पैदा होते हैं, सेक्सुअलिटी के साथ वो मैनिफेस्ट करती है as you know grow older, as your hormones kick in, आप puberty hit करते हैं, you are that's when जो नजर आता है। जो जेंडर रोल है वो तो it's a socializing process. उसमें can I just intervene for one second here? I mean, one thing that I would like to say here is that I mean, of course I agree with Dahin, but sexuality, I mean, उससे भी डरने की क्या जरूरत है? Why should it be a fear if your child is gay? Absolutely, but just that's another topic, you know. Yes, absolutely. मैं सिर्फ इस बात पे क्लैरिटी चाह रही थी कि अगर किसी को थोड़ा बहुत भी ये कंफ्यूजन है कि हमारे माहौल से इंसान की सेक्सुअल चॉइसेस इन्फ्लुएंस होती हैं, सो दैट इज़ नॉट ट्रू। हमारी सेक्सुअल चॉइसेस, सेक्सुअल इंटरेस्ट, हमारा रुझान लड़के में होगा या लड़की में होगा, ये नेचुरली हम उसके साथ पैदा होते हैं, ये हम माहौल से नहीं सीखते हैं। तो माहौल से आप रोल सीखते हो, माहौल से आप रोल सीखते हो, माहौल से आप वो सीखते हो कि मैंने आगे जिंदगी कैसे लेके चलनी है, मैंने कैरेक्टर ट्रेट मेरा क्या होगा, मैंने किस तरह से चीज को संभालना है, मेरी क्या बिहेवियर्स होंगे, मेरे क्या एटीट्यूड्स होंगे, मेरी क्या सोचें होंगी। ये जो सारा है ना, ये सब चीजें आपकी एक्चुअली जेंडर रोल एंड इवेंचुअली योर जेंडर आइडेंटिटी, योर सेक्सुअलिटी इज पार्ट ऑफ योर जेंडर आइडेंटिटी, but your sexuality is something you're born with, and it will manifest as you know, as you grow older. And just now Ritu has taken this step. It's brilliant. We need more people like her. Ritu, no, she is actually doing not just for her own child, मतलब the way she is going to schools and doing workshops and talking to other children, और जाहिर सी बात है उनकी किताब से सिर्फ उनके बच्चे को नहीं, बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा हो रहा है। So it's an amazing thing that she has done. But before moving forward, let me ask you, Drama Queen के बाकी एपिसोड सुने आपने? Once you finish listening to this one, share it with your friends and family, और Drama Queen के पिछले एपिसोड्स को सुनिए and tell us with the hashtag Drama Queen. एक यूनिवर्सिटी ऑफ केंटकी में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में एक एसोसिएट चेयर हैं क्रिस्टिया स्पियर्स ब्राउन, तो उन्होंने एक किताब लिखी पेरेंटिंग बियॉन्ड पिंक एंड ब्लू। उसमें उन्होंने एक बात हाईलाइट की है कि अगर हम जेंडर को कम्प्लीटली भी इक्वेशन से बाहर निकाल देते हैं और हम बच्चों को जेंडर स्टीरियोटाइप से आज़ाद करके उस तरह से पाल रहे होते हैं, तो एक बहुत बड़ा ख़तरा इस बात का भी होता है कि वो सोसाइटी में बुली भी हो सकते हैं। आपका बच्चा, ठीक है, आपने घर में सिखाया है कि इस तरह से तुम्हें ऑपरेट करना है, तुम्हें ऐसा इंसान बनना है, लेकिन समाज में सब अपने बच्चों को उस तरह से नहीं रेज़ कर रहे हैं, और बहुत सारी उसकी चीज़ों को शायद वो घर के बाहर जाए तो उससे कहा जाए, लड़के से कहा जाए कि ये क्या तुम लड़कियों की तरह बिहेव कर रहे हो, तुम ये सब चीज़ें कर रहे हो, ये तो लड़कियों की तरह, या लड़कियों से कहा जाए ये लड़कों की तरह तुम ऐसे बिहेव करो, और बच्चा बुली हो सकता है, उस पर असर पड़ सकता है। तो मुझे लगता है आजकल पेरेंट्स के लिए ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत सारे पेरेंट्स सोशल मीडिया पे बात करते हैं कि हम लड़कियों को एम्पावर करने की, उनकी राइट्स की और इसकी उसकी सब बात करते हैं, लेकिन उस सब चीज़ों से लड़कों को कैसे डील करना है वो हम सिखाने के लिए तैयार नहीं है। इवन इफ आई वांट टू रेज माय चाइल्ड लाइक दैट, तो बाकी सब लोग नहीं कर रहे हैं, तो बड़ा प्रेशर पड़ता है मेरे बच्चे पे, वो बुली होता है। ऋतु, आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्या इस तरह के प्रेशर्स पड़ते हैं एज अ पेरेंट आप पर या आपके बच्चे पर? समझा, बिल्कुल ये फियर एक है, और मैं इस बारे में अक्सर सोचती हूँ कि मैं अपनी फिलॉसफी का विक्टिम नहीं बनाना चाहती हूँ अपने बेटे को, कि मैं नहीं चाहती कि मैं उसके ऊपर कुछ भी फोर्स करूँ। मैं अगर उसके ऊपर जेंडर स्टीरियोटाइप्स फोर्स नहीं करी, मैं उसके ऊपर अपनी फिलॉसफी या साइकोलॉजी भी फोर्स नहीं करना चाहती हूँ, राइट? सो आपकी वजह से उसके लिए मुश्किलें क्यों पैदा हों, है ना, आप ये नहीं चाहते हो, राइट? So I don't want him to take up some cause because मैं उसको कह रही हूँ and then get bullied for it. लेकिन मेरा अभी तक का ये एक्सपीरियंस है कि ये हमारा फियर ज्यादा होता है
ये हमारे दिमाग में ज्यादा होता है, क्योंकि मैंने अपने बेटे के साथ देखा है बच्चे काफी रेजिलिएंट होते हैं और वो अपना रास्ता निकाल लेते हैं। मैं एक दो इंस्टेंस आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे बेटे की एक वाटर बॉटल एक दिन गुम गई, तो वो अगले दिन मैंने उसको दूसरी घर की वाटर बॉटल दी लेके जाने के लिए। नाउ इट हैपेंड टू बी पर्पल, हम दोनों ने नोटिस नहीं किया। और उसको स्कूल में जब उसने पानी पिया, किसी लड़के ने चिल्लाया कि ये तो लड़कियों की बॉटल लेकर आया है, जस्ट बिकॉज इट वाज पर्पल। और कुछ भी नहीं था उस बॉटल पे। और जब वो घर आया एंड ही टोल्ड मी दैट, तो मेरा ये कंसर्न था कि शायद मे बी ही डजंट वांट टू फेस दैट द नेक्स्ट डे। और मैंने उसको पूछा कि अगर आपको चाहिए मैं आपको दूसरी बॉटल दे देती हूँ। एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन ही वाज 6 years old, एंड ही सेड कि नहीं, वो उसकी प्रॉब्लम है, उसको ही इज रॉन्ग, तो आई एम गोइंग टू टेक दिस बॉटल, व्हाई शुड आई चेंज द बॉटल दैट आई एम टेकिंग। हाँ, तो प्रॉब्लम बच्चों को ये भी सिखाने की ज़रूरत है कि देखो हो सकता है थोड़ा सा रेजिस्टेंस, हो सकता है मुश्किल, हो सकता है बच्चे तुम्हें चिढ़ाएं, हो सकता है वो तुमसे डिफरेंट चीज़ें कर रहे हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें भी वही फॉलो करना है या उससे परेशान हो जाना है। शायद एक हमें ट्रेनिंग में उसको भी शामिल करना चाहिए बच्चों के साथ के। आई थिंक yes, but also I think that you have to understand your own child. अगर वो अनकंफर्टेबल हो रहा होता, मैं उसको ये समझाने की कोशिश करती और फिर भी वो नहीं करना चाहता, आई वुड नॉट हैव पुश्ड हिम। देयर वाज अनदर इंस्टेंस, उसके स्कूल में गर्ल्स डॉज बॉल खेल रही थी, बॉयज फुटबॉल खेल रहे थे। उसको अपने फ्रेंड्स के साथ डॉज बॉल खेलना था, तो ही डिसाइडेड दैट ही इज गोइंग टू प्ले विद द गर्ल्स। एंड व्हेन ही केम होम एंड ही टोल्ड मी, मैंने उससे पूछा किसी ने चिढ़ाया तो नहीं, एंड ही सेड कि एक दो उसने बोला किसी ने कुछ, बट उसको फर्क नहीं पड़ा। अगली गेम्स क्लास में फिर उसने चूज किया कि वो गर्ल्स के साथ डॉज बॉल खेलेगा, और इस बार 2-3 लड़कों ने और डिसाइड किया कि वो भी डॉज बॉल खेलेंगे, तो वो भी गए उसके साथ, गर्ल्स के साथ। अगर हम अपनी थिंकिंग या अपने डर बच्चों के ऊपर ना डालें या उससे रिएक्ट ना करें, थोड़ा उसको होल्ड करके देखें कि हमारे बच्चे एक सिचुएशन कैसे हैंडल कर रहे हैं, दे कैन सरप्राइज अस। उन्हें ब्लॉसम करने दें ऑन देयर ओन, फिर देखें कि वो किस तरफ जाते हैं। चांद आधा रात आधी है फिर किस काम के, साथ आधा बात आधी है बस फिर नाम के। मेरी एक कॉलेज फ्रेंड ने कुछ दिन पहले फेसबुक पर एक पोस्ट किया था और उसमें कहा था कि ये बातें तो सब कर रहे हैं कि लड़कियों को आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है और ये कैसे करना है, उन्हें अपने पैरों पर मजबूत कैसे करना है, लेकिन कोई ये बताएगा कि उस बदल चुकी दुनिया के लिए, बदल चुके वक्त के लिए हमें लड़कों को कैसे तैयार करना है। बात तो सुलाने सही है, क्यों? लेकिन असल में एज अ पेरेंट अगर आपने ऐसा सोचा भी तो करेंगे कैसे जब आसपास बाकी लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही मुश्किल सवालों के जवाब आज हम मिलकर ढूंढ रहे हैं। मेरे साथ हैं दिल्ली से एक माँ और बच्चों की किताब की ऑथर रितु वैष्णव और लाहौर से साइकोथेरेपिस्ट तहीम दीन। अच्छा, ये बताइए आपकी जो किताब है विजुअली कैसी दिखती है, उसमें किस तरह का क्या है? बच्चा जो किताब पढ़ रहा है, अब मेरा ख्याल है कि बच्चों के लिए मतलब पढ़ने से ज्यादा देखने में दिलचस्पी होती होगी। So a lot of discussion happened around the illustrations for this book. जब मेरे पास first samples आए illustration के, as is the tendency as we portray, लड़की 2 shade lighter थी लड़के से. So it was a conscious decision that we made the boy 2 shades lighter than the girl, right? So interesting. Actually, but so true है ना, ये ऐसी चीजें जो हमारी डेली लाइफ में घुसी हुई हैं, है ना? छोटी छोटी चीजें, लड़का कैसा होना चाहिए, टॉल, डार्क एंड हैंडसम। क्यों डार्क भाई? मतलब इट वुड बी एनी कलर, है ना? फेयर एंड लवली लड़की, है ना? So we made the boy 2 shades lighter than the girl. And इसमें illustrations में girl को usually sweet दिखाया जाता है, boy की शक्ल जो facial expression होते हैं वो थोड़े से naughty होते हैं। तो इस picture book में हमने सारे examples लिए हैं। लड़का और लड़की दोनों की picture है जो चुपचाप बैठ के किताब भी पढ़ रहे हैं और दोनों बदमाशी भी कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मार भी रहे हैं और दोनों रो भी रहे हैं, दोनों घर का काम भी कर रहे हैं, दोनों बाहर का काम भी कर रहे हैं। So without really saying that, we have tried to portray that in pictures. And क्योंकि ये picture book है और ये 2.5 साल, 2 साल, 3 साल के बच्चे को, क्योंकि मेरा बेटा उस साल का था जब मैंने ये लिखी थी, उस उम्र का था, उस उम्र के बच्चे के लिए है, तो जो आप शब्द लिखते हैं वो तो माँ बाप उन्हें पढ़ के सुना रहे हैं, राइट? जो एक पिक्चर है
वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है बच्चे के साथ। दहीम, क्या देख कर सीखना ज्यादा आसान और ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है? मतलब ज्यादा हमारे साथ रहता है विजुअली, शायद हो सकता है, मेरा अंदाजा है। विजुअल एंड हियरिंग, बोथ विजुअल एंड हियरिंग, दोज आर टू मीडियम्स जो आप वंस यू आप एक सर्टेन एज तक आते हैं तो देन विजुअल एंड हियरिंग, आई मीन पेरेंट्स आर सो सरप्राइज्ड कि बच्चा जब थेरेपी रूम में कोई बात करता है, बिकॉज दे थिंक दैट द चाइल्ड इज नॉट बिकॉज इन द विसिनिटी. So they haven't heard, so they have heard everything, or that they haven't heard anything but they see the expression and they pick up the vibe, the sensation, and they know a lot. So learning जो है बच्चों के आसपास क्या हो रहा है उसको महसूस करके वो बहुत कुछ सीख लेते हैं. Kids are like sponges. They pick up on anything and everything that's around them. Actually किताब, जब कोई चीज़ किताब के फॉर्म में होती है तो वो ऐसा लगता है कि हर्फ आखिर, पत्थर की लकीर, अब ये तो सही है ही है, ये तो गलत हो ही नहीं सकता है. आई रिमेम्बर हम लोग छोटे छोटे थे, मेरे सब भाई बहन, और हम कभी कोई चीज़ होती थी और मेरी माँ को हमसे मनवानी होती थी, तो हम अगर रेजिस्ट करते थे तो वो उन्होंने एक इमेजिनरी लाल किताब का कॉन्सेप्ट रखा हुआ था. तो वो कहती थी हाँ लेकिन ये तो लाल किताब में लिखा है. तो अब हम सोचते थे अच्छा ये तो लाल किताब में लिखा है तो फिर तो ये सही ही है और ये होना ही है, अब इसमें तो बहस की नहीं जा सकती है. तो वो उनकी एक ट्रिक थी. बट नाउ आई फील कि एक्चुअली जब चीज़ आप किताब में पढ़ते हैं तो आपको लगता है ये गलत नहीं हो सकता है, यही सही है. और इसको समरा एक ना इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि किताब के साथ जो आपका रिलेशनशिप बनेगा ना वो आपका अपना रिलेशनशिप है. दूसरा मुझे लगता है कि शायद वो एक सबकॉन्शियस में हमें कहीं ढाल जैसी होती है कि कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकता, कोई क्वेश्चन करेगा तो हम तो कह देंगे ये हमने किताब में पढ़ा है भाई, किताब में लिखा है. यस एब्सोल्युटली. एक्चुअली एक मदर ने मुझे बताया कि उनके बेटे को वो बहुत अच्छे पिंक सॉक्स लेकर आई थी अपने बेटे के लिए, लेकिन वो उसने पहली बार पहना और किसी ने उसको बोल दिया कि तुम पिंक सॉक्स पहन के आए, उसका मजाक बनाया और अब वो सॉक्स नहीं पहनता है. सो देन शी टुक दिस बुक और उसमें लिखा है कि पिंक बॉयज के लिए भी है, सब कलर सबके लिए है. और उसके बाद से उसका माइंडसेट चेंज हुआ एंड देन वो पहन के जाता है पिंक सॉक्स, तो वो वेस्ट नहीं हुए उनके पिंक सॉक्स. और एक और बहुत अच्छा इंस्टेंस था जहाँ मुझे पता चला कि एक छोटी सी लड़की है और वो अपने नेबर्स, उसके नेबर्स हैं 2 बॉयज, और वो घर खेलते हैं आपस में, तो वो चले जाते हैं ऑफिस और उसको घर पे खाना बनाने के लिए छोड़ देते हैं खेल में. और वो 2-3 दिन तो उसने ये किया और फिर वो बहुत इरिटेट हो गई और उसके पास ये बुक थी और फिर वो बुक लेके गई और उन्होंने वो छोटी थी सबसे तीनों में, उसने जाके उन दोनों बॉयज को बोला देखो इसमें लिखा है कि बॉयज भी कुक करते हैं और गर्ल्स भी ऑफिस जाती हैं, तो आज खेल में तुम कुक करोगे, मैं ऑफिस जाऊंगी. So that is the whole idea, to give children the tool to argue, to give them the words to be able to argue their case. We don't ask children how are you feeling, क्या हुआ, ये क्यों नहीं किया, ऐसे कर लेना था, तुम्हें ये समझ नहीं आ रही, चुप करो. I very rarely parents would ask how are you feeling today, what's going on, you look sad, or you let your children ask you that amma you look sad, is something bothering you, नहीं कुछ नहीं है. Where you start instructions based relationships हैं बहुत सारे पेरेंट्स की बच्चों के साथ, है ना, कि हम तुम्हें बता जो रहे हैं तुम्हें ये करना है. सुनने का ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है शायद हमारे बहुत सारी फैमिलीज, है ना. I don't want to see you, I don't want to hear you, हाँ, I don't want to see हम जो बता रहे हैं वो तुम्हें करना है, तो मेरा तुम्हारा रिलेशनशिप इंस्ट्रक्शंस का है, 1 वे इंस्ट्रक्शंस का है, मैं तुम्हें बताऊंगा. लेकिन शायद सुनने की बहुत जरूरत है कि पेरेंट्स सुने कि बच्चे के दिमाग में चल क्या रहा है, वो क्या सीख रहा है, क्या पिकअप कर रहा है. The primary thought process is that एक बच्चा जो है वो छोटा है बट उसकी अपनी पर्सनालिटी है. A child is also a complete individual, right? Exactly. तो हम पेरेंटिंग में you have to understand who your child is, उसकी क्या पर्सनालिटी है. सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट टूल आपके पास है कॉन्वर्सेशंस, जैसा कि दहीम ने भी कहा. अगर एक ओपन स्पेस है जहाँ पे आप और आपका बच्चा ओपनली बात कर सकते हैं उसके एक्सपीरियंस के बारे में, उसने क्या देखा, उसने क्या सोचा. लाइक मेरे बेटे ने एक बार मुझे बोला था कि मम्मी मुझे पता है कि बॉय टॉयज नहीं होते और गर्ल टॉयज नहीं होते, लेकिन मेरी क्लास में ज्यादातर डायनासोर्स बॉयज को पसंद है और ज्यादातर फेरीज गर्ल्स को पसंद है, और बॉयज फेरी से इतना नहीं खेलते और गर्ल्स डायनासोर से इतना नहीं खेलती,
तो ये तो है, एंड आई कैन नॉट चैलेंज दैट इज ट्रू. सो आई जस्ट टोल्ड हिम कि सी दैट इज फाइन, बट क्या कुछ गर्ल्स हैं जिनको डायनासोर से खेलना पसंद है? हाँ है. क्या कुछ बॉयज हैं जो फेरी टॉयज से जो उनको अच्छे लगते हैं? हाँ है. तो इट्स नॉट ट्रू फॉर एवरीबडी. जब तक आप एक लड़का जो फेरी टॉय से खेल रहा है, आप उसका मजाक नहीं बना रहे या उसको रोक नहीं रहे, या आप एक लड़की को ये नहीं बोल रहे कि आप डायनासोर के साथ नहीं खेल सकती क्योंकि आप लड़की है, तब तक इट इज फाइन. अगर आपकी लड़की को क्रिकेट सेट चाहिए या अगर आपके लड़के को किचन सेट चाहिए, उसका इशू ना बने, खेलने दे उन्हें. किसी अगर उन्हें अपने बॉयज को आर्ट क्लासेस लेने दे, गर्ल्स को बॉक्सिंग क्लासेस लेने दे, अगर उनका, don't try to force your ideas on them. Try to understand what they like, what they want, what they are as individuals. आपको पता है कि सबसे बेहतरीन way of a child learning is actually child-centered learning till age 7. The child will gravitate towards what they prefer and what their strengths are and what they're more inclined to, and their learning will be brilliant if that is allowed. आपके बच्चे को पता है, आप कुछ नहीं भी बोले, उसे पता है कि अगर उसने फेरी उठाई और आपकी नजरों में उसने वो जजमेंट देखी या कॉन्डेसेंशन देखा या डिस्कम्फर्ट देखा, वो खुद ही बोल देगा कि उसको फेरी नहीं पसंद. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, ये क्रिस्टी स्पेस की जो मैं किताब का जिक्र कर रही थी कि पेरेंटिंग बियॉन्ड स्किन, what is wrong with me? Pink and blue. Parenting beyond pink and blue. तो उसमें उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि एक्चुअली 70s में अगर आप गौर करें तो टॉयज़ में इतना पिंक एंड ब्लू और इस सब का कॉन्सेप्ट नहीं था. तब टॉयज़ स्टिल न्यूट्रल थे और बच्चों पे फिर भी इतना ज़्यादा इस तरह का या पेरेंट्स पे इस तरह का प्रेशर नहीं था. फिर सडनली जो है इतना ज़्यादा गर्ल्स सेक्शन जो ऑल पिंक नज़र आने लगा, बॉयज़ सेक्शन ऑल ब्लू नज़र आने लगा. बट देन शी सेड something very interesting. She said कि हमारी जो डिमांड है, हम जिस चीज़ की मांग करेंगे, सप्लाई उस तरह से होता है. तो जब आप एक सर्टन तरह की चीज़ें ख़रीदने लगेंगे और आप कॉन्शियसली ये ट्राई करने लगेंगे कि हमें अपने बच्चे को पिंक और ब्लू के बंधन में नहीं बांधना है, हमको उसको मौका देना है ऑन हिज ओन फ्लरिश करने का, तो मार्केट में भी हर तरह के टॉयज़ आने लगेंगे. अब आप देखिए स्टेम टॉयज़ जो कहलाते हैं, व्हाट इज़ इट कॉल्ड, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, आई थिंक ये टॉयज़ जो जो शायद स्पेशली गर्ल्स के लिए अब आ रहे हैं, जब मांग बढ़ने लगी, जब लोग उनको इस्तेमाल करने लगे, बच्चों के लिए ख़रीदने लगे, तो वो टॉयज़ आने भी लगे मार्केट में, वो बनने भी लगे. अब स्पेशली स्टेम टॉयज़ का एक सेक्शन होता है. सो वी एज कंज्यूमर्स, इस्तेमाल करने वाले लोगों को खुद ये तय करना होगा कि हम उस तरह की डिमांड पैदा करें कि वो चीज़ें मार्केट में आने लगें, इंडस्ट्रीज़ बनाने लगें, हमारे पास ज़्यादा चॉइसेस होने लगें, बजाय इसके कि हम खुद को मजबूर जाहिर करें. अब क्या करें भाई, टॉयज़ आते ही ऐसे हैं, लड़कियों का सब पिंक आता ही है, लड़कों का सब ब्लू आता ही है, लड़कियों के लिए फेरीज ही आती हैं, लड़कों के लिए, है ना. तो कई बार हम भी अपने आप को बहुत मजबूर जाहिर करते हैं. एक्चुअली हम इतने मजबूर हैं नहीं शायद. वी हैव द पावर टू डिसाइड कि बाजार में क्या बिकेगा, जो खरीदेंगे वो बिकेगा. Absolutely. Consumer market हम खुद ड्राइव कर रहे हैं उसको, और उसको we have the power to change it also. Yes. अच्छा रहीम, कोई भी चीज़ करने के लिए हम तब राज़ी होते हैं जब हमें पता होता है कि हमारे लिए बेहतर है, इससे हमारी ज़िंदगी अच्छी होने वाली है, हमारे रिश्ते, हमारे ताल्लुकात अच्छे होने वाले हैं. सो आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन कि अगर हम अपने आप को हदों से बाहर रखने में अगर हम कामयाब रहें, तो शायद हमारी ज़िंदगी भी ज़्यादा हैप्पी हो सकती है, ज़्यादा अच्छी हो सकती है, हमारी रिलेशनशिप्स अच्छी हो सकती हैं. इज़ इट पॉसिबल? इस समय इसको आप इस तरह देखो कि आप एक इंसान को जब उसका फुल पोटेंशियल की स्पेस देते हैं, तो वो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली एक हेल्दी इंडिविजुअल बनता है, जिससे उसकी अडेप्टेबिलिटी और उसकी कंपैटिबिलिटी और उसकी एडजस्टमेंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ योर ओन सेल्फ एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अदर बढ़ता है. तो जब ये चीज़ें एक इंसान में होंगी और वो एक रिलेशनशिप में भी लाएगा, तो देन यू नो इट विल बी अ मच मोर हेल्दियर स्पेस दैट वुड बी क्रिएटेड. ये नहीं है कि आप उनके कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते और आपकी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, वो सब होता है, मगर एक बेस पे जब आप एक
दूसरे इंसान को भी अपना जैसा देखते हो और आपकी अपनी एक्सेप्टेंस है, तो आप उसको भी वो एक्सेप्टेंस देने को तैयार होते हो। और ये चीजें बचपन से सिखानी होंगी। जी जी, ये तो कॉन्वर्सेशन जो है ना, स्कूल और घर दोनों। जी, बच्चे वो नहीं अब्सॉर्ब करते हैं जो आप कहते हैं, बच्चे वो अब्सॉर्ब करते हैं जो वो आपको प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं। सबसे बढ़िया तो यही है कि हम अपने घरों में, अपनी रिलेशनशिप्स में जेंडर इक्वालिटी प्रैक्टिस करें और उसका एग्जाम्पल सेट करें। द चाइल्ड रियली नीड्स टू सी कि आप जो बात कर रहे हैं वो आप, मतलब वो आपकी हकीकत सोच का हिस्सा है। और बस मैं एक बात को यहाँ पे दोहराना चाहती हूँ बिफोर वी वाइंड अप, कि आज जितनी भी हमने बातें की हैं उसका कोर, उसका जिस्ट यही है कि हमें बच्चों को ये सिखाना है कि वो एक दूसरे को जेंडर की नज़र से, जेंडर के दायरे में रख कर देखने के बजाय इंसान की तरह देखें, और तभी वो बराबर अपॉर्चुनिटीज़ को समझेंगे क्या होती हैं, तभी वो ये समझेंगे कि सेंसिटिविटी क्या होती है। अगर मुझे कुछ महसूस होता है तो सामने वाले को भी वैसे ही महसूस होता है, एंड देन ओनली देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ बेटर रिलेशनशिप। वरना यही होता रहेगा कि अगर आधे तो बदल रहे हैं और आधे नहीं बदल रहे हैं, तो आधों को बाकी आधे जहर लगते रहेंगे कि ये देखो दे मेरा कहने का मतलब यही है कि एक अच्छी सिचुएशन तभी होगी जब हम सब इस नीड को, इस ज़रूरत को समझें। और क्या हर्ज है एक दूसरे के लिए हमदर्द होने में, क्या हर्ज है एक दूसरे की तरफ सेंसिटिव, केयरिंग, लविंग, जेंटल होने में, कोई हर्ज नहीं है। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी बातें मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू दहीम। Yeah, thank you both of you. It was lovely. Thank you so much both. आपने सुना होगा बाज़ मामलों में लोग कहते हैं this is going to be a difficult conversation, यानी ये गुफ्तगू, ये बातचीत मुश्किल होने वाली है। And let me thank all of you, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में आपसे मैंने बहुत सारी मुश्किल कॉन्वर्जेशंस की हैं और उन्हें आसान बनाने में आपने मेरी मदद की है। आपने बहुत तसल्ली से, बहुत पेशेंटली मेरी तमाम बातों को सुना, और यही BBC पॉडकास्ट ड्रामा क्वीन का मकसद भी है कि हम एक दूसरे की शिकायत को, हमारी फ़िक्रों को, हमारी परेशानियों को, हमारे दुख सुख को समझ सकें, सुन सकें, और शिकायत करने वाले को या अपनी फ़िक्र जाहिर करने वाले को ड्रामा क्वीन समझना बंद करें। सो वंस अगैन थैंक यू सो मच। फिलहाल ड्रामा क्वीन की ये सीरीज़ 5 एपिसोड्स पर बेस्ड थी, लेकिन अगर आप मेरे साथ बात करने के लिए तैयार हैं तो क्यों नहीं, हम आगे भी ये बातें करते रहेंगे। #ड्रामा क्वीन के साथ BBC उर्दू के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, ट्विटर के ज़रिए, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, हमारे फेसबुक पेज पर हमें बताइए कि आपको कब और किस बात के लिए ड्रामा क्वीन समझा गया, कब आपकी परेशानी को नहीं समझा गया। हमें बताइए कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपकी नज़र में बहुत ज़रूरी हैं, जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है। हम उस बारे में बात करेंगे। मेरा नाम समरा फातिमा है। आप मुझे हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू किसी भी ज़ुबान में अपने पैगामात भेज सकते हैं। एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू माई टीम फॉर मेकिंग दिस प्रोजेक्ट अ सक्सेस। थैंक्स टू माई कमिश्निंग एडिटर इयन हैडो फॉर हैविंग दिस काइंड ऑफ फेथ इन मी। अजीज सारथी का शुक्रिया इस पॉडकास्ट की साउंड प्रोडक्शन के लिए। मेरे दोस्त और म्यूज़िक कंपोज़र साद सुल्तान का बहुत शुक्रिया ड्रामा क्वीन के टाइटल ट्रैक को कंपोज करने के लिए। इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड आई होप कि आपको भी पसंद आ रहा होगा। इसे लिखा मैंने है, गाया मैंने और साद ने मिलकर है। शेयर कीजिए इस पॉडकास्ट को, सबको बताइए, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को अबाउट ऑल 5 एपिसोड्स। उन्हें ये भी बताइए कि वो इसे BBC उर्दू के YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। स्प्रेड द लव एंड टेक केयर। अब तक नहीं कहा था जो वो सब सुना के देखें, तन्हा सफर के बोझ को मिलकर उठा के देखें, नजरें चुरा चुके बहुत, अब नजरें मिला के देखें, लब पर रुके जो साज हैं वो गुनगुना के देखें। BBC.